हेलो हेलो, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर, ठीक है। तो हम जो एसी फंडामेंटल मेरा चल रहा था, नेक्स्ट वीडियो को हम बढ़ा रहे हैं आगे, फंडामेंटल। तो एसी फंडामेंटल मूल तत्व में हम देख रहे थे जो तत्कालिक मान होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, वहाँ तक मैंने पिछली वीडियो में करा रखा हूँ। अब जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे शिखर से शिखर मान, और इससे आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन जो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो शिखर से शिखर मान, इसी को बोलें तो पीक टू पीक वैल्यू। ये पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है, इसको समझने के लिए मैं एक क्या बनाता हूँ, अक्ष बनाता हूँ, और इस अक्ष में हम क्या वेव को दर्शा देता हूँ। यह अक्ष अभी 0 है और यह क्या है, धनात्मक अक्ष है, और ये क्या है, ऋणात्मक अक्ष है। ये जो वेव है हमारी समय के सापेक्ष क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, समय के सापेक्ष हमारी वेव चल रही है। अब इसमें हम देखेंगे कि शिखर से शिखर मान क्या होता है। तो शिखर से शिखर मान, शिखर का मतलब आप क्या समझते हैं, जो सबसे ऊपरी वाला भाग हो, या तो फिर वो नीचे वाला भाग हो, मतलब जो उसका सबसे ऊपरी वाला हो, श्रृंग वाला हो। श्रृंग कहें तो सबसे ऊपरी, शिखर बोले तो सबसे ऊपरी, पीक बोले तो सबसे ऊपरी। तो श्रृंग क्या होता है, जो सींग होती है, बैल की सींग होती है, कैसे होती है, सबसे ऊपर होती है। तो इस वेव में जो सबसे ऊपर होगी वही क्या होगी, श्रृंग होगी, वही क्या होगी, हमारी शिखर होगी। तो जो सबसे ऊपर होगा यही होगा हमारा शिखर होगा। तो सबसे ऊपर है शिखर, तो फिर ऋणात्मक अक्ष में भी सबसे नीचे शिखर है। तो इसको जब हम मिलाएंगे तो देखेंगे कि शिखर से शिखर मान हमारा क्या होता है, धनात्मक अक्ष का मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू को मैंने क्या लिखा था, पिछली वीडियो में बताया था क्या, तो इसको हम बोलेंगे आयाम। आयाम तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, धनात्मक अक्ष की मैक्सिमम वैल्यू और ऋणात्मक अक्ष की मैक्सिमम वैल्यू, उसी को हम क्या बोलेंगे, शिखर से शिखर मान। जो अधिकतम मान होगा उसी को हम बोलेंगे शिखर से शिखर मान। तो शिखर से शिखर मान को हम फार्मूले से सेट करते हैं। शिखर से शिखर मान, पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी, जो धनात्मक अक्ष की है उसको हम ले लेते हैं, वोल्टेज को देख लेते हैं, वोल्टेज की या करंट की, कोई विद्युत की दो राशियों में से कोई एक राशि को हम दर्शा लेते हैं। तो यहाँ हम वोल्टेज को ले लेते हैं, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू ले लिया मैंने। अब इसका अंतर ले लेंगे, और ये कौन सी है, धन अक्ष की है। अब इसको हम ले लेंगे ऋण अक्ष को, तो ऋण अक्ष को माइनस ऋण वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू ले लिए। अब इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो यहाँ पास 2Vm आ जाएगा, 2Vm आ गया। तो हमारी जो शिखर से शिखर मान निकल के आती है वो कितना होता है, 2Vm होता है। शिखर से शिखर वैल्यू आ गई समझ में। अब हम समझते हैं दूसरा जो हमारा टॉपिक है कला में इन फेज। इन फेज कहें तो कला में ये क्या चीज़ होता है, कला में मतलब इन, कला मतलब फेज। तो कला में एक क्या चीज़ होता है, हम विद्युत की क्या करते हैं, दो राशि को लेते हैं, विद्युत की दो राशि को लेते हैं, एक करंट को ले लेते हैं और एक हम वोल्टेज को ले लेते हैं। विद्युत की दो राशि को हमने क्या किया, ले लिया। अब यहाँ पास एक कौन सी राशि होगी विद्युत की, हमारी तत्कालिक मान को तत्कालिक मान को स्मॉल v से, तो विद्युत राशि की यह वोल्टेज हो गई। अब हम करंट को भी लेते हैं, तो हमारी जो दो वोल्टेज है वो 0 से निकल कर आपने जो उच्चतम मान पर है, मैक्सिमम वैल्यू पर है, तो पहुंच गई है। और आपने कहाँ पहुंच गई है, 180 वैल्यू पर ये भी पहुंच गई है। अब हम करंट को जब दर्शाएंगे तो करंट की मान भी 0 से निकल कर आपने मैक्सिमम अक्ष पर पहुंच जाती है। जिस टाइम पे करंट पहुंचती है उसी टाइम पे वोल्टेज भी पहुंचती है। तो इसमें मैं देख रहा हूं कि जो 0 से प्रारंभ हो रही है, क्या करंट, जो वोल्टेज जो 0 से प्रारंभ हो रही है, ठीक उसी के साथ में आई भी क्या कर रही है, करंट भी 0 से प्रारंभ हो रही। और आपने मैक्सिमम वैल्यू पर
करंट और वोल्टेज एक साथ पहुंच रही है, एक साथ भी 180 पर पहुंच रही है, और अपनी पूरा एक चक्र भी क्या कर रही है 360 पर भी क्या कर रही है एक साथ पहुंच रही है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये दोनों राशियों कैसी है, कला में है। ये दोनों राशि कैसी है, कला में है। कला में मतलब फेज में। तो फेज में क्या होता है, हमारे 3 ऑप्शन दिया कि फेज में कौन सी होगी, रजिस्टिव होगी, इंडक्टिव होगी कि कैपेसिटिव होगी, इसके बारे में बताने वाले हैं आगे। तो इसमें जो रजिस्टिव परिपथ होता है, तो उसका जो रजिस्टिव परिपथ का जो राशि होती है तो वो क्या होती है, फेज में होती है। तो रजिस्टिव परिपथ को हम कैसे देखेंगे फेज में। यदि इसका हम देखें सदिश आरेख देखें तो वोल्टेज को हम क्या लेते हैं, यहाँ पास जो वोल्टेज होता है उसको हम मान लेते हैं, वोल्टेज को आधार मान लिए, और यहाँ पास जो करंट है तो उसके हम देख रहे हैं कि एक ही रेखा में चल रही है, मतलब एक ही फेज में चल रही है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी करंट हो जाएगी। तो इसका सदिश हम जब देखें तो क्या कर रही है, एक ही रेखा में चल रही है, मतलब एक ही फेज में चल रही है, वेक्टर आरेख। तो ये हो जाता है कला में, ये हो जाएगा कला में। अब इसमें जो दूसरा है आपका, इसको डिफिनीशन से हम कैसे बोलेंगे कि कोई विद्युत राशि शून्य से प्रारंभ होकर अपने मैक्सिमम तथा अपने उच्चतम और निम्नतम मान पर एक साथ पहुंचती है, तो वह क्या होगी, वह कला में होगी। अब जो एक कला में हो गई, अब हम देखेंगे कि कला के बाहर, ये कला में हो गई। अब कला के बाहर वो कैसी होगी, कला के बाहर जो नेक्स्ट रहेगा हमारा, कला के बाहर आउट फेज का मतलब क्या हुआ, कला के बाहर जो है तो इसमें हमको 2 चीज़ें देखने को मिलती है। जो हमारी पहली चीज़ है, तो जो पहली चीज़ है वो मिलती है हमको, एक लैग मिलती है, एक लैगिंग, और जो दूसरी चीज़ है एक मिलती है लीडिंग। लैगिंग को बोलें तो पश्चिमगामी, और लीडिंग को बोलें तो अग्रगामी। लीडिंग को बोलें तो अग्रगामी। हमको दो कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। अब 2 कंडीशन कौन सी है देखते हैं। इसको एक बार हम अच्छे से बनाते हैं ताकि आपको बेहतरीन समझ में आए। ये हो गया हमारा अक्ष हो गया। अब वेव को हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। वेव को दर्शाएं तो जो हमारी वोल्टेज की राशि है वो निकल के क्या हुई, चलना प्रारंभ कर दी। यहाँ पास 0 अक्ष है, धनात्मक अक्ष है, ऋणात्मक अक्ष है। समय के साथ चलना प्रारंभ कर दी। अब देखते हैं पहले लैगिंग को। लैगिंग मतलब पश्चगामी। यहाँ क्या होगी, 1-2 राशियों में से कोई एक राशि क्या होगी, पश्च होगी, मतलब पीछे होगी। क्या होगी, पीछे होगी। तो जो हमारी, इसको हम ले लेते हैं वोल्टेज है, तो हमारी शून्य से चलना प्रारंभ कर दी। लेकिन यहाँ पास जो करंट है तो अभी शून्य से चलना प्रारंभ नहीं की, वो क्या करती है, कुछ देर बाद चलना प्रारंभ करती है, यहाँ से चलना प्रारंभ करती है। तो क्या करती है, उससे देर में चलना प्रारंभ करती है तो देर में पहुँचेगी भी। इसको हम इतना ज़्यादा इसका मैक्सिमम मान बना दिया, ये कुछ इसको ऐसे बना लेते हैं। तो ये कहाँ से चलना, जब इसने 0 से चलना प्रारंभ किया तो ये अभी कहाँ है, इसके नेगेटिव साइड ही है, इसके अभी ऋणात्मक अक्ष में ही है, मतलब ये थोड़ा लेट से चलना प्रारंभ की। कौन, यहाँ पास आई कहें तो धारा। तो इसको हम हटा देते हैं आपको समझने के लिए कि यहाँ से क्या, ये थोड़ा लेट से प्रारंभ की। तो लेट से प्रारंभ की तो इसके बीच में क्या बन जाएगा, एक हमको कोण देखने को मिलेगा जो होगा हमारा फाई। ये फाई कोण क्या करी, फाई कोण लेट से इसने चलना प्रारंभ की, कौन, धारा। तो इसको हम कैसे बोलेंगे पश्चिगामी से, कि विद्युत राशियों में से जो 2 राशि है तो वह एक है वोल्टेज और एक है करंट। तो जो आई है तो आई
शून्य से प्रारंभ ना होकर थोड़ी देर से प्रारंभ होती है तो ये क्या कहलाएगी, यह पीछे रह जाएगी तो इसी को हम बोलेंगे पश्चगामी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो आई है इसको यदि हम ऐसे लिखें पश्चगामी में, आई भी से प्रारंभ, आई भी से क्या करती है, देरी से प्रारंभ होती है, आई भी से देरी से प्रारंभ होती है इसको कह सकते हैं। अतः यह वोल्टेज से, आई भी से प्रारंभ होती है तो अतः यह जो आई है, आई वोल्टेज से कितना है, 5 डिग्री पीछे रह जाती है, मतलब लैग करती है, पीछे रह जाते हैं मतलब लैगिंग करती है, लैगिंग करती है। आई भी से देरी, आई कामा है मतलब थोड़ा रुक जाना है, आई भी से देरी से प्रारंभ होती है अतः आई भी से फाई लैगिंग करती है। ये भी है, भी से कितना, फाई लैगिंग कर रही है मतलब पीछे रह रही है। अब इसका हम देखें कि कौन सी यह लैगिंग करेगी, कौन सी परिपथ में, इंडक्टिव परिपथ में लैगिंग करेगी, कैपेसिटिव परिपथ में लैगिंग करेगी कि रजिस्टिव परिपथ में। तो यह हमेशा इंडक्टिव परिपथ में लैगिंग करेगी। इंडक्टिव परिपथ मतलब जिसमें हमारी क्या हो, कॉइल हो, जहाँ भी कॉइल होगी वहाँ क्या करेगी, यह पीछे रहेगी। किससे, वोल्टेज से। परिपथ में जो वोल्टेज है वो पहले पहुंच जाएगा और जो धारा है वो थोड़ी देर से आएगी। तो हमारी जो इंडक्टिव परिपथ होते हैं, कैपेसिटर हो गया, चोक हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, इन सभी में वोल्टेज पहले पहुंच जाएगा और जो करंट है वो कब आएगी, थोड़ी देर से आएगी, लैग करेगी। इसके लैग रहने का कारण भी होता है, कारण तो इसमें जो इसका खुद का क्या होता है, प्रेरकत्व होता है, उसके कारण से क्या होता है, पीछे रह जाती है। अब इसमें जो होता है तो कैपेसिटिव परिपथ में, इसमें जो होता है तो इंडक्टिव परिपथ में होता है, ये चीज़ मैंने बता दिया। अब इसमें हम जो सदिश इसका वेक्टर है, जो इसका वेक्टर देखें, सदिश देखें तो इसको यहाँ पास क्या हो गया, भी हो गया और ये क्या कर रही है, 5 डिग्री से क्या कर रही है, पीछे रह रही है, कौन, करंट। तो इसको हम सदिश आरेख से इस प्रकार से दर्शाएंगे। जो आई है तो पीछे रह रही है, कहाँ, भी से, भी गए तो वोल्टेज से। तो इस प्रकार से इसको हम बोलेंगे कि यह पश्चगामी है। अब यह अग्रगामी क्या होगी, आगे कैसे जाएगी, तो इसमें हम करंट को कहाँ ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे। इसमें हम करंट को कहाँ ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे। तो आगे कैसे ले जाएंगे दिखाते हैं अभी। ये हो गया हमारा अक्ष, हो गया वोल्टेज, हो गया। अब इसमें करंट क्या करेगी, करंट अग्रगामी करेगी। अग्रगामी करेगी मतलब वो पहले ही आ जाएगी, किससे, वोल्टेज से। तो वोल्टेज से पहले ही आ जाएगी मतलब ये यहाँ से क्या करती है, वोल्टेज अभी प्रारंभ नहीं की है, अस्थाई है, लेकिन करंट क्या कर दी, पहले ही प्रारंभ कर दी। तो पहले प्रारंभ कर दी तो पहले पहुँच भी जाएगी, पहले प्रारंभ कर दी तो पहले पहुँच भी जाएगी, कुछ इस प्रकार से। तो जो करंट है ये क्या हो गई, करंट है आई, इसमें आई क्या कर रही है, वोल्टेज से पहले ही निकल ली, और वोल्टेज से पहले निकल ली तो वह पहले ही पहुंच जाएगी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि आई भी से देरी से नहीं, पहले, देरी से हम हटा देंगे क्योंकि यह पहले ही निकल रही है। तो आई भी से पहले ही प्रारंभ होती है अतः आई भी से 5 डिग्री लैगिंग कर रही है कि लीडिंग, तो यहाँ पास लैगिंग नहीं करेगी, पीछे नहीं रहेगी, आगे रहेगी, मतलब वह लीडिंग करेगी, लीडिंग करती है। तो इस प्रकार से हम लीडिंग जो अग्रगामी है तो इसमें इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसका हम सदिश आरेख देखें तो वो कैसे बनेगा, तो जो आई है वो कहाँ चले जाएगा, भी से ऊपर चला जाएगा, चूँकि अग्रगामी करेगी तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो आई को हम कहाँ दर्शा देंगे, ऊपर दर्शा देंगे, कुछ इस प्रकार 5 डिग्री, थीटा नहीं 5 डिग्री
क्या करेगी, वह आगे रहेगी। ओके, तो ए हो गए पश्चगामी। पश्चगामी ये आपको समझ में आया होगा। अब पश्चगामी जो सॉरी अग्रगामी। अग्रगामी एक कौन सी परिपथ में होता है, रजिस्टिव परिपथ में, इंडक्टिव परिपथ में, कि आपके कैपेसिटिव परिपथ में। तो अग्रगामी जो होता है तो कैपेसिटिव परिपथ में होता है, संधारित्र परिपथ में, जिसमें कैपेसिटर लगा हो संधारित्र परिपथ में, यह होता है अग्रगामी होता है। अब इसमें जो हम तत्कालिक मान देखें कि किसी क्षण का तत्कालिक मान हम निकालें तो उसके कौन सा फार्मूला होगा। किसी क्षण का हम तत्कालिक मान निकालना चाहें तो यहाँ पास हम फार्मूला लिखते हैं। मान लीजिए किसी क्षण भी का हम वोल्टेज का तत्कालिक मान लेते हैं, तो वोल्टेज का तत्कालिक मान लेने के लिए हमको मैक्सिमम मान लेना पड़ेगा, वोल्टेज का मैक्सिमम मान लेना पड़ेगा, और साइन थीटा, क्या लेना पड़ेगा, साइन थीटा। थीटा की जगह हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा कर सकते हैं। थीटा की जगह ओमेगा, साइन ओमेगा, थीटा की जगह हम कल बताए थे थीटा की जगह ओमेगा टी, तो थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, ओमेगा टी। अब जो अग्रगामी होती है तो अग्रगामी को हम पॉजिटिव से दर्शाते हैं, किससे, धनात्मक से दर्शाते हैं। तो यहाँ पास धनात्मक होगी, और धनात्मक कितना कर रही है, 5 डिग्री कर रही है, अग्रगामी कर रही है 5 डिग्री, तो इसको हम 5 लिख देंगे। ठीक है, तो इसकी हम तत्कालिक मान देखें, तत्कालिक मान वोल्टेज का किसी क्षण का, तो उसका जो समीकरण निकल के आएगा, फार्मूला निकल के आएगा, तो कुछ इस प्रकार से होगा। इसको हम कोष्टक में बंद कर देते हैं। तो अग्रगामी में क्या करती है, आगे निकल गई, मतलब वह धनात्मक से उसको हम दर्शाएंगे। इसी प्रकार से जो हम पश्चगामी बताए थे तो वह पीछे रहती है, तो उसको हम ऋणात्मक से दर्शाएंगे। यदि पश्चगामी का हम किसी क्षण का तत्कालिक मान देखते हैं, वोल्टेज का तत्कालिक मान देखने के लिए हम वोल्टेज की क्या लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, साइन लेते हैं, थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, ओमेगा टी लिख देंगे। तो यहाँ पास ओमेगा टी। अब जो हम धन यहाँ पास लिए हैं तो अग्रगामी में लिए हैं, चूँकि आगे निकल चुकी है कौन, करंट। वहाँ पास करंट पीछे थी, इसलिए उसको हम माइनस से दर्शाएंगे। किससे पीछे थी, फाई से, तो फाई ऋण फाई हो जाएगा। तो ये वाला जो हमारा फार्मूला है तो किसका है, ये वाला हमारा फार्मूला पश्चगामी का है, और ये वाला फार्मूला हमारा अग्रगामी का है। इसको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम आगे समझते हैं कि औसत वैल्यू क्या होती है। इसमें देखेंगे कि औसत वैल्यू क्या होती है, इसको हम इरेज करते हैं। औसत वैल्यू क्या होती है। मान लीजिए कोई आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उस क्लास में कोई बच्चे क्या करते हैं, 80% लाता है, कोई 90%, कोई 50% ही लाता है। तो जब हमको मंडल में सूचना देनी होती है, वहाँ से जो हमको क्या मांगते हैं कि आपके स्कूल के बच्चे जो नंबर लाए हैं उसका हमको एवरेज वैल्यू, एवरेज मान बताइए। तो एवरेज मान बताने के लिए क्या करते हैं कि कितने बच्चे हैं, उनको हम, जो बच्चे हैं तो उनका जो योग है, तो उन योग को क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं, और फिर जितने बच्चे हैं उन बच्चों की संख्याओं से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो औसत मान निकालने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि औसत मान होता क्या है। मान लीजिए यहाँ पास क्या है, कोई बच्चे हमारे ला रहे हैं कितने प्रतिशत, 60% ला रहे हैं, कोई बच्चे 60% लाए। अब कोई बच्चा हमारा 80% लाया, कोई 10% लाया, कोई 5% लाया, फिर से कोई 95% लाया। तो इनका हम टोटल एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। कुछ भी मान ले लेते हैं, यहाँ पास हम ले लिए 20 ले लिए, 5 ले लिए, 10 ले लिए, 15 ले लिए, यहाँ पास भी हम 10 ले लिए। अब इनकी हम क्या करेंगे, एक एवरेज मान निकालेंगे। एवरेज मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, पूरे को हम जोड़ देंगे। तो पहले हम 10 को जोड़ते हैं और फिर 15 को। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 10, 15, 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस कितना, 20।
अब जितने बच्चे हैं उतने बच्चों से क्या करते हैं हम भाग दे देते हैं। कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5, 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों से 5 से हम भाग दे देंगे। अब इसका जो निकल के आएगा तो वो क्या होगा, एक एवरेज मान होगा। वो क्या होगा, एक एवरेज मान होगा। इसको जोड़ते हैं, 10 15 25 25 35 35 40 60, तो यहाँ आ गया हमारा 60/5। अब जो इसका एवरेज मान निकल आएगा वो कितना होगा, 12। वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12% जो बच्चे हैं तो वो क्या किए हैं, इतने 12% बच्चे ऐसे हैं। तो इस क्लास का जो परसेंट है कितना है, 12% है। तो इस प्रकार से जो संख्याएं हैं उनका क्या करते हैं, योग देते हैं और उसके जितने बच्चे हैं उतने बच्चे में से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक एवरेज मान प्राप्त हो जाता है। इसका पूरे का एवरेज मान प्राप्त हो जाता है। तो एवरेज मान जो हम बताएंगे तो जो नीचे है तो उसको भी ऊपर थोड़ा सा लाएंगे और जो सबसे ऊपर है उसको भी थोड़ा सा नीचे लाएंगे और दोनों को ला के क्या करेंगे, एक बराबर कर देंगे और उसकी एक हम एवरेज मान को लिख देंगे। तो ये हो जाएगा पूरे का एवरेज मान 12 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम एवरेज मान निकालेंगे किसका, अपने एसी करंट का। एसी करंट का हम एवरेज मान निकालेंगे। एसी करंट का एवरेज मान निकालने से तात्पर्य है कि एक टाइम ऐसा हम लेंगे, मान लीजिए कुछ टाइम एक टाइम हम निश्चित कर लेंगे, जितनी टाइम में हमारी एसी करंट प्रवाहित हो रही और उतनी ही टाइम में हमारी एक उसी परिपथ में डीसी करंट प्रवाहित हो रही। तो वो जो प्रवाहित हो रही करंट, चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं, औसत मान, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू, तो मान लीजिए को क्या हो गया, एक मेरा यहाँ पास साइन वेव हो गया, एक यहाँ पास मेरा साइन वेव हो गया, धन अक्ष ऋण अक्ष शून्य। अब इस साइन वेव में हम देख रहे हैं कि दोनों का क्षेत्रफल क्या है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। ओके, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। एक और हम ले लेते हैं यहाँ पास साइन वैल्यू। अब इसमें देख रहे हैं कि दोनों का क्षेत्रफल क्या बराबर है, नहीं है। तो जो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, तो इसका हम यदि औसत मान निकालना चाहे तो किसी एक क्षेत्र का हम औसत मान निकाल लेंगे और एक क्षेत्र का औसत मान को नहीं निकालेंगे, इसको हम शून्य मान लेंगे। तो हमारी जो एवरेज वैल्यू है वो हमको पता हो जाएगी। यदि दोनों का क्षेत्रफल समान है तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। इसी को बोले तो सममित। सममित। तो इसको क्या करते हैं, यदि हमको इसका एवरेज मान निकालना होता है तो हम एक साइकिल के, किसी साइकिल के किसी एक चक्र के क्या करते हैं, आधे हाफ साइकिल का, आधे चक्र का हम औसत मान निकाल लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, शून्य मान लेते हैं। तो हमारी वैल्यू जो निकल के आएगी वो सही होगी। चूँकि दोनों का बराबर है तो हमको दोनों की निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक का निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो किसी साइकिल का औसत मान निकालने के लिए उसके टाइम बेस से क्या करते हैं, भाग देते हैं। किसी चक्र का औसत मान निकालने के लिए उसके टाइम बेस से क्या करते हैं, भाग देते हैं। और मान लीजिए सममित अक्ष है तो उसको सममित अक्ष को निकालने के लिए हम उसके एक साइकिल का क्या करते हैं, एक साइकिल के आधे चक्र का हम मान को निकालते हैं और एक चक्र को हम शून्य मान लेते हैं। तो इस प्रकार से मान लीजिए इसका जो क्षेत्रफल है तो कितना है, 25 है। पॉजिटिव का क्षेत्रफल कितना है, 25 है। अब इसको हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। ये नेगेटिव अक्ष का कितना है, नेगेटिव अक्ष का 25 है, -25। तो इसका हम बोलते हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि इसका मान निकालने के लिए एक को हम क्या करते हैं, नहीं निकालते, एक को हम शून्य मान लेते हैं। तो यदि इसको हम 25 से 25 माइनस प्लस कट जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। तो वही चीज़ बोल रहे हैं हम कि एक चक्र का हमको औसत मान निकालना हो तो हम उसके आधे चक्र का औसत मान को निकाल लेंगे और एक आधे चक्र को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, शून्य मान लेंगे। तो हमारा जो औसत मान निकल के आएगा वो हमारा सही होगा।
ठीक इसी प्रकार से जो हमारा असममित होता है, असिमेट्रिकल होता है, उसमें क्या करते हैं, असिमेट्रिकल, असममित। तो असममित में हम क्या करेंगे, असममित तरंग के लिए हम इसके जो क्षेत्रफल है तो उसके हम दोनों क्षेत्रफल का मान को निकालते हैं। असममित तरंग, असममित तरंग के लिए उसके हम दोनों क्षेत्रफल का मान निकालते हैं। चूँकि इसका दोनों क्षेत्रफल का जो दोनों वेव का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, अलग अलग है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। इसमें हम दो चीज़ बताए, एक इसका बोले किसी भी चक्र का औसत मान निकालने के लिए उसके टाइम अक्ष से क्या करते हैं, भाग देते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये बोला कि सममित तरंग में क्या होता है, यदि एक चक्र का हमको औसत मान निकालना है तो केवल उसके हम आधे चक्र का औसत मान निकालते हैं। एक आधे चक्र को हम क्या मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं और आधे चक्र का औसत मान निकालते हैं। असममित तरंग में मैं क्या बोला कि असममित तरंग का औसत मान निकालने के लिए हमको उसके पूरे क्षेत्रफल का क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, पूरे क्षेत्र की गणना करनी पड़ती है। ओके, तो अब हम समझते हैं कि औसत मान को डिफाइन कैसे करेंगे, औसत मान को हम डिफाइन कैसे करेंगे, उसकी डिफिनीशन कैसे बोलेंगे हम। औसत मान लीजिए हमारा क्या है, एक परिपथ है, एक हमारा परिपथ है, यहाँ पास मैंने लोड लगा के रख दिया। इस परिपथ में हम क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। एक परिपथ हम और ले लिए, इसमें हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस लगा दिए ताकि यह लोड प्रवाहित कर सके। और इसमें हम क्या करते हैं, एसी सप्लाई देते हैं, इसमें हम एसी सप्लाई देंगे। इसमें हम क्या देंगे, इसमें हम डीसी सप्लाई देंगे, डीसी, और इसमें हम क्या करेंगे, एसी सप्लाई देंगे। इसका प्रतिरोध हो गया, इसका प्रतिरोध हो गया। अब इसको हम एक निश्चित समय को हम क्या कर लेते हैं, निश्चित समय ले लेते हैं कोई भी। ये समान परिपथ है, जितने वैल्यू का इसमें प्रतिरोध लगा है उतने ही वैल्यू का इसमें भी प्रतिरोध लगा है। ये परिपथ क्या है, समान है। बस हम क्या कर रहे हैं कि उसी परिपथ में एक बार हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं, एक बार हम एसी सप्लाई दे रहे हैं। समान परिपथ है, समान वैल्यू है। तो हम जब समान वैल्यू का समान परिपथ ले लिए तो एक समान हम धारा भी ले लेते हैं, ताकि हमको ये पता चले कि जितना हम टाइम तक इसमें धारा दिए थे ठीक उतना ही टाइम तक हम इसमें भी धारा दे रहे हैं। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन विद्युत डीसी करंट का जो डीसी करंट द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो क्या जो डीसी करंट द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, मान लीजिए जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो क्या एसी करंट द्वारा जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो इन दोनों की संख्या क्या बराबर है, हमको यही निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसमें जो हम कितने टाइम तक हम इसमें धारा प्रवाहित कराएं, डीसी धारा को हम, डीसी करंट को हम कितने टाइम तक प्रवाहित कराएं। तो एक समय ले लेते हैं, वो टाइम ले लेते हैं हम 10 सेकेंड। ये आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, ये 10 सेकेंड। इसमें भी हम टाइम ले लेते हैं 10 सेकेंड। तो यदि हम 10 सेकेंड तक डीसी करंट को प्रवाहित कराते हैं इस परिपथ में, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की संख्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए माना कि 100 ले लेते हैं, और इसमें भी क्या ले लेते हैं हम, 100 ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की संख्या भी 100 ले लेते हैं। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से अब डिफाइन करेंगे, इसको डिफिनीशन बोलेंगे कि एक निश्चित समय के दौरान, एक निश्चित समय हमने ले लिया, एक निश्चित समय के दौरान डीसी करंट द्वारा प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या मैंने कितना लिया, 100 ले लिया। एक निश्चित समय के दौरान डीसी करंट द्वारा प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान समय में, समान परिपथ में एसी करंट द्वारा, किसके, एसी करंट द्वारा प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यदि एसी करंट द्वारा प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 100 है, और डीसी करंट द्वारा भी प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या 100 है। मान लेते हैं कि समान समय में यदि हम एसी परिपथ में डीसी करंट को प्रवाहित कराएं और समान समय में एसी परिपथ में भी हम विद्युत करंट को क्या करें, प्रवाहित कराएं, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है यदि बराबर होती है तो वह क्या हो जाएगा, उसका
AC परिपथ हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से बोलेंगे कि निश्चित समय में DC करंट द्वारा प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान समय में समान परिपथ में AC करंट द्वारा प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि बराबर हो तो DC करंट AC करंट की एवरेज वैल्यू कहलाती है। DC करंट AC करंट की एवरेज वैल्यू कहलाती है। तो इस प्रकार को हम इसको डिफिनीसन देंगे। अब इसमें जो होता है, एक बार फिर से बोल दें, किसी निश्चित समय में DC करंट द्वारा प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान समय में समान परिपथ में AC करंट द्वारा प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो तो DC करंट AC की एवरेज वैल्यू औसत वैल्यू कहलाती है। AC की एवरेज वैल्यू औसत वैल्यू कहलाती है। अब इसमें क्या होता है कि जो AC की औसत वैल्यू है, AC की औसत वैल्यू है, वो DC की औसत वैल्यू कहलाएगी। चूँकि इन दोनों में परिपथ में जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो AC परिपथ की जो हम DC परिपथ की लेंगे, वेव लेंगे DC परिपथ की, तो वो कुछ इस प्रकार से होगी, और AC परिपथ की जो हम वेव लेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से होगी। जब इस परिपथ में क्या हो रही है, समान समय में समान इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो इसको हम एक दूसरे के क्या कर देंगे, ऊपर चिपका देंगे, एक दूसरे को ऊपर रख देंगे। तो वो क्या हो जाएगी, एक हमको निश्चित वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैंने समझाया था एग्जाम्पल में, कुछ बच्चे इतने नंबर लाए, कुछ बच्चे इतने नंबर लाए, तो उसको हम क्या किए थे, एक ऐसा मान हम ढूंढ लिए थे कि जो हमको पता चल गया कि हाँ ये बराबर मान है। तो इसको भी कुछ एक ऐसा मान, थोड़ा इसको क्या करेंगे, नीचे ला देंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका देंगे, तो एक हमको ऐसा मान प्राप्त हो जाएगा कि जो एक हमारा निश्चित मान हो जाएगा, जो औसत मान हो जाएगा। तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, इन दोनों को क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर चिपका देते हैं। तो DC वैल्यू को हम AC वैल्यू के ऊपर चिपका देंगे, तो एक जो हमारा ये मान मिल जाएगा, यही हमारा होगा क्या, औसत मान हो जाएगा, एवरेज वैल्यू हो जाएगी। जो हमारा मान मिल रहा वो क्या हो जाएगा, एवरेज मान हो जाएगा, औसत वैल्यू हो जाएगी। अब साइन वेव की हमको औसत वैल्यू निकालना हो, तो साइन वेव की यदि हमको औसत वैल्यू निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। साइन वेव की एवरेज वैल्यू, साइन वेव की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि 2 का गुणा करेंगे और उसमें उच्चतम का क्या कर देंगे, उच्चतम मान का भाग दे देंगे। 2 का गुणा करेंगे और उसके उच्चतम मान का भाग दे देंगे, और इसके क्या करेंगे कि जो पाई है, पाई से हम भाग दे देंगे। 2 का गुणा करेंगे उच्चतम मान से और पाई का हम भाग दे देंगे। इसको हम अच्छे से लिख दें, इसको हम मिटा के लिखते हैं। साइन वेव का औसत मान निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 का हम गुणा करेंगे उच्चतम मान से और क्या करेंगे, पाई का हम भाग दे देंगे। तो साइन वेव का औसत मान निकालने के लिए हम क्या किए, 2 का गुणा कर दिए उच्चतम मान से और पाई का भाग दे दिए। यदि हम पाई को इसका मान लिखते हैं तो जो हमारा औसत मान होगा, इसको कैलकुलेशन करने पर हमको मिलता है 0.707 इसका उच्चतम मान। तो उच्चतम मान तो हमारा इतना निकल के आया। यदि हम वोल्टेज का उच्चतम मान लेते हैं, क्या वोल्टेज का यदि हम उच्चतम मान लेते हैं, वोल्टेज का यदि हम एवरेज मान लेते हैं, एवरेज मान, तो क्या करते हैं, इस मान को लिखते हैं, इस मान को कहें तो 2 गुणे वोल्टेज का मैक्सिमम मान और किससे, पाई से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो इसका मान हम क्या लिख देंगे, इसका मान हमको कैलकुलेशन करने पर आया 0.707
और वोल्टेज का क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी। यदि हमको मैक्सिमम वैल्यू दिया है तो इसके हम मान से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और हमारी जो एवरेज वैल्यू है वो मिल जाएगी, जो हमारी एवरेज वैल्यू है वो मिल जाएगी। अब यहाँ पास आपकी जो साइन वेव और पूर्ण तरंग दिष्टकारी का औसत मान क्या होता है, समान होता है। साइन वेव, इसको लिख देते हैं, ये इम्पोर्टेंट टर्म है। साइन वेव और पूर्ण तरंग दिष्टकारी का औसत मान क्या होता है, समान होता है। जो दूसरी चीज़ है, आपकी चाहे आयताकार हो चाहे वर्गाकार हो, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, उच्चतम वैल्यू वो क्या होती है, समान होती है। उच्चतम वैल्यू क्या होती है, समान होती है। चाहे वो मैक्सिमम वैल्यू हो और चाहे उच्चतम चाहे वर्ग का हो या फिर आयताकार वेव का, वर्ग का या फिर आयताकार तरंग का, उसका जो उच्चतम मान होगा, उच्चतम मान क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जो दो टर्म लिखा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हो गया औसत मान। अब औसत मान हो गया, अब हम इसमें देखते हैं कि RMS मान क्या होता है। अब RMS मान को देखते हैं कि RMS मान क्या होता है। ओके, पूरा इरेज कर देना, इसको आप लिख लीजिए। अब देखते हैं हम कि RMS मान क्या होता है। RMS मान, इसको बोलें तो रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, इसको बोलें तो वर्गमूल माध्य मान। वर्गमूल माध्य मान, इससे क्या तात्पर्य है? तो वर्गमूल माध्य मान निकालने के लिए जो हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है वो कैसी होती है, हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है वो RMS वोल्टेज आती है, उसकी हम क्या लेते हैं, RMS वोल्टेज लेते हैं। तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, पहले इसको समझते हैं। यदि हमारी कोई क्या हो गई, AC परिपथ हो गया, DC परिपथ ले लेते हैं, उसमें एक हम प्रतिरोध लगा दिए, उसमें हम क्या DC सोर्स से हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पास एक हम ले लेते हैं AC परिपथ, इसमें प्रतिरोध लगाया और AC सप्लाई किया हमने, AC सप्लाई दे दिया। यहाँ पास क्या है, प्रतिरोध है, इसमें हमने क्या किया, धारा प्रवाहित किया। अब ये बोलता है RMS वैल्यू, ये बोलती है कि DC सप्लाई में, DC परिपथ में हमने जितनी धारा हमने DC परिपथ में दिया, उतनी ही धारा हम क्या करते हैं, AC परिपथ में देते हैं। यदि जितनी धारा इसमें उत्पन्न हो रही है, जितनी ऊष्मा इस परिपथ में उत्पन्न हो रही है DC सप्लाई देने पर, ठीक उतनी ही ऊष्मा इस AC सप्लाई देने पर इस परिपथ में उत्पन्न होनी चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो वह उसके DC सप्लाई की RMS वैल्यू है वो AC सप्लाई के RMS वैल्यू के बराबर होगी। मैंने क्या बोला, सीधी सी बात यह है कि यदि हम इसमें क्या किए, 10 एम्पियर धारा दिए, इसमें कितना ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसमें 50 सेल्सियस ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ठीक AC परिपथ में भी हमने AC धारा दिया और इसमें 10 एम्पियर धारा दिया और इसमें भी क्या 50 सेल्सियस धारा ऊष्मा उत्पन्न होनी चाहिए। तो यदि ऐसा हो रहा है तो वह जो AC परिपथ की RMS वैल्यू है वो DC परिपथ की RMS वैल्यू की क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो RMS वैल्यू में
सीधी सी बात यह है कि डीसी सप्लाई देने पर डीसी परिपथ में जितना ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, एसी सप्लाई देने पर उतनी ही ऊष्मा यदि उसमें उत्पन्न हो रही है तो वह फिर क्या होगी, उसकी एसी करंट की आरएमएस वैल्यू के समतुल्य होगी, एसी करंट की आरएमएस वैल्यू के बराबर होगी। डीसी करंट एसी करंट के आरएमएस वैल्यू के बराबर होगी। तो इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए कोई परिपथ हो गया, इस प्रकार से परिपथ हो गया, किसी क्षण उसकी धारा क्या होगी, अलग अलग होगी। I1 लेते हैं, I2 लेते हैं, I3 लेते हैं, IN तक लेते हैं। तो इसकी धारा हमको क्या करना है, इसकी धारा को पूरे को हमको क्या करना है, आरएमएस मान निकालने के लिए IRMS मान निकालने के लिए पूरी धारा को हमको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। पूरी धारा को हमको ऐड करना पड़ता है और यहाँ पास कितना n तक चला गया, और जितनी धारा है, जितनी बार हमने मान लिया उतने का हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो इससे तात्पर्य है कि बोलता है कि पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसको वर्ग करना पड़ेगा, पहले इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो I को हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब बोलता है कि हमको रूट लगा दो, हमारे ऊपर रूट लगा दो। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर रूट लगा दिया, इसके ऊपर रूट लगा दिया। तो आरएमएस मान निकालने के लिए क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से इसके योग को निकाल लेते हैं। अब आरएमएस मान की जो समीकरण है, समीकरण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आरएमएस मान को हम कैसे निकालेंगे। तो आरएमएस मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन वेव का हम आरएमएस मान निकालते हैं। साइन वेव का हम आरएमएस मान निकालते हैं। साइन वेव का आरएमएस मान, साइन वेव का आरएमएस मान, साइन वेव का आरएमएस मान बराबर, इसको हम उच्चतम मान लेते हैं, इसका हम उच्चतम मान लेते हैं और क्या करते हैं, √2 से भाग देते हैं। उच्चतम मान लेंगे और इसके √2 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हमको जो √2 का मान निकल के आएगा वो क्या होगा, √2 का मान आरएमएस मान, मैंने एवरेज मान में थोड़ा गलत कर दिया, एवरेज वैल्यू में मैंने गलत कर दिया। एवरेज वैल्यू में जो मैंने मान लिखा था वो एक दूसरे को उल्टा हो गया। एवरेज वैल्यू में मैंने जो मान लिखा था 7.707 गुणे क्या लिखा था, V मैक्सिमम। तो 707 यहाँ पास होगा, वो आरएमएस वैल्यू का, वो आरएमएस वैल्यू का मान है। वहाँ पास जो मैंने लिखा था 2/π लिखा था, तो इसका मान होता है 0.37 गुणे इस प्रकार से वहाँ पास होगा। वहाँ पास थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पास जो है तो उच्चतम मान में जब इसके √2 का मान जो हम रखते हैं तो 70.707 रखते हैं और इसकी क्या लगते हैं, उच्चतम वैल्यू रखते हैं। वहाँ पास आपको सुधार लेना है, इसके जगह जो 707 लिखे हैं वहाँ पास क्या लिख लेना है, 637 लिख लेना है। और 707 जो 0.707 है यहाँ पास होगा। वो वैल्यू थोड़ा गलत मैंने पुट कर दिया था, तो उसको आपको सुधार लेना है। अब यहाँ पास क्या करते हैं, यदि हमको वोल्टेज का आरएमएस मान निकालना है, आरएमएस मान किसका निकालना है, वोल्टेज का निकालना है, वोल्टेज का आरएमएस मान निकालना है, तो क्या करते हैं, हमको उच्चतम वैल्यू पता होनी चाहिए, उच्चतम वैल्यू पता होनी चाहिए। बाकी हम 707 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो उच्चतम वैल्यू हमको दिया है तो हम आरएमएस मान को निकाल सकते हैं। उच्चतम वैल्यू दिया है तो आरएमएस मान को निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से करंट का भी, पर आपको वोल्टेज का ही पूछेगा आरएमएस मान। और इसमें जो एक चीज़ है कि यदि आपको वोल्टेज, हमारे घर में जो आरएमएस वोल्टेज आती है, हमारे घर में जो वोल्टेज आती है वो कितनी आती है, 230 आती है। तो 230 यदि हम रखते हैं,
230 हम यदि रखते हैं, वो यदि 230 हम रखते हैं तो इसमें क्या होगा, 230 यहाँ रख देते हैं, 230 रखते हैं तो हमारी RMS वैल्यू निकल के आ जाएगी 707.230। तो हम जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 325 के आसपास आएगी। तो जो इसकी RMS वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 325 हो जाएगी। अब इसमें जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी है, क्या पूर्ण तरंग दिष्टकारी बोले तो साइन वेव, फुल वेव रेक्टिफायर और साइन वेव का जो RMS मान है तो वो क्या होता है, तो फुल वेव रेक्टिफायर और RMS मान क्या होता है, समान होता है। साइन वेव का RMS मान फुल वेव रेक्टिफायर के क्या होता है, समान होता है। यदि हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो इसमें क्या था, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो उसको हम 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, उसको हम 2 से भाग दे देंगे तो वो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर निकल आएगा। अब इसमें जो होता है तो आपका RMS वैल्यू भी ख़त्म हो गया और औसत मान भी ख़त्म हो गया। अब जो हम दूसरा आगे पढ़ाने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आने वाले हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अभी बहुत सारी चीज़ है, फॉर्म फैक्टर वगैरह हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। ठीक है।